Welcome, my dear students. I would like to welcome you all in this beautiful channel पढ़ाई का कवच. Today we are going to start our new unit, unit number 2, microorganisms, friend and foe. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर 4th यूनिट मेटल्स एंड नॉन मेटल कंप्लीट किया था और इस लेक्चर से हम जो नया यूनिट जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिट नंबर 2. सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मीन्स द लिविंग थिंग्स. ओके. एंड माइक्रो का मतलब क्या होता है? दो पहलू है. एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो. मैक्रोस्कोपिक कहा जाता है वर्ड एग्जैक्टली में. मैक्रो का मतलब होता है द थिंग्स विच इज विजिबल थ्रू अवर नेक्ड आई. मतलब हमारी खुली आंखों से जिसे हम देख सके उसे मैक्रोस्कोपिक कहा जाता है. एंड द थिंग्स विच इज नॉट विजिबल बाय अवर नेक्ड आई बट इट कैन बी विजिबल थ्रू द माइक्रोस्कोप, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक. ओके. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. It is the type of organism which cannot seen by our naked eye and it can only seen through microscope. That is why it is called microorganisms. Okay? तो जैसा कि हमने डेफिनेशन के दौरान समझा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं. अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टोटली 4 टाइप्स पढ़ते हैं. फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड इज फंगाई, थर्ड इज प्रोटोजोआ, फोर्थ इज algae. These are the 4 types of microorganisms that exist in this world. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इन टाइप्स के अलावा वायरस भी ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं. कोल्ड फ्लू एंड कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस. वायरस जनरली कोई विजिबल बिहेवियर नहीं दिखाते जब वो उसकी बेसिक अवस्था में होते हैं, तब बेसिक स्टेट में होते हैं. लेकिन जब भी वो कोई ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि अभी देखो ये कोरोना वायरस का जो पीरियड चल रहा है, तो उसके अंदर जो कोरोना का वायरस है वो ऐसे ही रिएक्ट नहीं करता जब वो एटमॉस्फेयर में होता है. बट व्हेन इट कम्स इनटू द कांटेक्ट विद द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज. जैसे ही वायरस कोई इंसान के संपर्क में आता है या तो उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है. So this is the basic function of virus. Disease like dysentery, malaria are caused by protozoans, while TB, tuberculosis are bacterial disease. जो tuberculosis जिसे हम TB के नाम से जानते हैं वो बैक्टीरियल डिजीज है और मलेरिया ये सारे प्रोटोजोआ डिजीज है. सेकेंड पॉइंट जो है वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का निवास स्थान, उसका हैबिटेट कहाँ पे है. चलिए आइए देखते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट, आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कोई भी वातावरण हो वो अनुकूल आता है. कुछ कुछ के अंदर वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, कुछ के अंदर ज़्यादा ग्रोथ करते हैं. जैसे कि अभी जो है मॉनसून का सीजन चल रहा है, तो मॉनसून सीजन के अंदर मच्छर जो है वो बढ़ जाते हैं. मॉस्किटोज का जो उपद्रव जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाता है. उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसको ये सीजन माफक आता है. ज्यादा ह्यूमिडिटी, हर जगह पे पानी पानी, वातावरण के अंदर ज्यादा नमी होना, तो ये सारी चीजें इनको बहुत ही एडिक्वेट होती है और उसके अंदर ये काफी फूलते फालते हैं. तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स फूलते हैं. They are also found inside the bodies of animals including humans. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में ही लाई करे, बट सम ऑफ द बैक्टीरिया, सम ऑफ द फंगाई इज ऑल्सो लाइव विद इन द बॉडीज ऑफ एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बीइंग. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन while fungi and bacteria live in colonies. यानी कि अमीबा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अकेले रह सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया और फंगाई है वो कॉलोनीज यानी कि एक ग्रुप के अंदर रहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म, इट्स टाइप एंड वेयर इट लिव्स. नाउ थर्ड इज
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसानों की लाइफ ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सम आर फ्रेंडली, सम आर हार्मफुल। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेंडली है, यानी कि दोस्त जैसे हमारे, कि उसकी प्रेजेंस की वजह से हम कुछ कुछ चीजें कर पाते हैं। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर harmful to ourselves. Okay, so starting from the friendly microorganisms, it is used in the preparation of curd, bread and cake. जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी हम दही बनाना हो तो हमारी मम्मी जो है वो किचन के अंदर रात को दूध के अंदर थोड़ा सा बटर मिल्क जो है वो ऐड कर देती है और सुबह उसका दही बन गया होता है। तो बटर मिल्क के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो ग्रोथ करते हैं जब वो दूसरे मिल्क के साथ मिलते हैं और उसे भी सेम उस तरीके का बना देते हैं। कई कई बार ब्रेड बनाने के लिए जो डो बनता है उस डो के अंदर थोड़ा सा ईस्ट, कि जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और केक बनाने के लिए जो डो बनता है उसके अंदर ऐड किया जाता है एक्सटर्नल ईस्ट विच इज वन फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसकी वजह से होता क्या है कि वो फूल के बड़े हो जाते हैं, उसका डो जो है उसकी साइज डबल हो जाती है। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस ब्रेड और केक बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए ये ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। सेकंड इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हम जो कचरा बाहर फेंकते हैं या तो कुछ कुछ जो जीवित प्राणी है वो मर जाते हैं तो तभी उनकी बॉडीज जो है वो जमीन के ऊपर रहती है एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टार्टिंग डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, उसमें से सड़ने की बास आने लगती है एंड डे बाय डे व्हेन इट स्टार्ट्स डीकेइंग, तो कुछ महीने बाद वहां पे वो बॉडी जो है वो नहीं रहती, वो जमीन के साथ घुल मिल जाती है। सो वहां पे कौन एक्ट कर रहा होता है? दिस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच स्टार्ट डीकेइंग द सब्सटेंस टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर कि जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं और उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है बिकॉज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस विद इन द सॉइल। अभी देखते हैं कैसे कर्ड और ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड यानी कि दही, उसके अंदर कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स मेकिंग ऑफ कर्ड। मींस कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कि जो दही बनाने में मददरूप होता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी भाग दही का मिल्क के अंदर यानी कि दूध के अंदर डाल देते हो तो कुछ देर बाद अगर आप देखते हो, मतलब 6-7 घंटे बाद, तो उस पूरे के पूरे दूध का दही बन गया होता है। ठीक है, सो दिस इज द मेकिंग ऑफ कर्ड। उसके बाद है ब्रेड बनाने के लिए कौन सी चीजों का, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। यीस्ट खास करके एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि जो जनरली बेकरी वाले, जहाँ पे पफ, खारी, टोस्ट, केक, ब्रेड ये सारी चीज़ें बनती है, वहाँ पे ये लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। यीस्ट नामक एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो जनरली बेकरी वाले ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो जल्दी से रिप्रोड्यूस होता है, मतलब उसकी तादाद जल्दी से बढ़ती है एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस CO2 वाइल वी आर बेकिंग। जब हम उसे पकाते हैं तो उसके अंदर से CO2 जो है वो रिलीज होता है और उसी की वजह से आप ब्रेड के अंदर, टोस्ट के अंदर, खारी के अंदर, केक के अंदर जो पोर्स देखते हो ना, स्पंजी मटेरियल बन जाता है उसमें से। तो स्पंजी मटेरियल बनने का कारण ही ये यीस्ट है बिकॉज CO2 जो है वो रेस्पिरेशन के पार्ट में आता है ये यीस्ट के। तो यीस्ट जब भी रेस्पायर करता है तो इस रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है कि जो आपका डो है वो चाहे मैदे का लोट का हो या चाहे गेहूं के लोट का हो, ठीक है, तो उसकी वजह से वो डो जो है वो कंप्लीटली फुल जाता है, मतलब एक्सपांड हो जाता है, स्वेल हो जाता है। एंड दिस इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ओके, सो दिस इज द मेकिंग ऑफ कर्ड एज वेल एज ब्रेड एंड पेस्ट्रीज। उसके बाद है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
बिजनेस यानी कि बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। तो शराब बनाने में, वाइन बनाने में और विनेगर बनाने में, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, उसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल बड़े ही लार्ज स्केल में यानी कि बड़े पैमाने पे होता है। यीस्ट इज यूटिलाइज टू मेक अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ शुगर। यीस्ट जो है उसका इस्तेमाल होता है अल्कोहल बनाने में शुगर के साथ। शुगर को सड़ाने के लिए सबसे पहले यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बाद में उसका जो भी सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। यानी कि शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, इसे क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। लुइस पेस्चर करके एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस 1857 में डिस्कवर की थी, मतलब इसकी शोध की थी। करते क्या है ये लोग? अल्कोहल बनाने के लिए शुगर जो होती है, चीनी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर यीस्ट डाल के शुगर को पानी में घोल देते हैं, बाद में उसमें यीस्ट मिलाते हैं। इससे क्या होती है? शुगर जो है वो सड़ जाती है और उसके बाद उसे थोड़े टाइम तक फर्मेंटेशन होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद जो उसमें से आपको लिक्विड सब्सटेंस मिलता है, इट इज नथिंग बट क्लियरली अल्कोहल। ठीक है। उसके बाद है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डॉक्टर्स गिव एंटीबायोटिक टेबलेट एंड इंजेक्शन, सोर्स ऑफ सच मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो है मेडिसिनल यूज इसका क्या क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी कि मेडिकल क्षेत्र के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। डॉक्टर्स गिव एंटीबायोटिक टेबलेट एंड इंजेक्शन। खास करके डॉक्टर जो लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन हमें देते हैं, जल्द राहत मिल जाए पेन से, बुखार से, सर्दी से या तो खांसी से। और उसके बाद एंटीबायोटिक टेबलेट्स भी देते हैं कि जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो वापस रिस्टोर हो जाए। तो उन सभी एंटीबायोटिक टेबलेट और इंजेक्शन का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन्स क्या काम करती है? दिस मेडिसिन्स आर एक्टिंग एज अ वॉरियर, मतलब अंदर जो हमारे हार्मफुल डिजीज जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया होता है, उसके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये एंटीबायोटिक और इंजेक्शन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसके ग्रोथ को बंद कर देते हैं, उसको मार देते हैं और धीरे धीरे हमारी हेल्थ जो है वो रिस्टोर होने लगती है। जैसे कैसे हम, अगर हमें सख्त बुखार आ गया हो तो बुखार के अंदर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर बहुत बुखार आ गया है तो वो सबसे पहले इंजेक्शन दे देते हैं, बाद में वो टेबलेट्स देते हैं। इंजेक्शन की वजह से क्या होता है कि जल्द ही वो हमारे शरीर के अंदर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारे ब्लड में से वो ऑर्गेनिज्म जो गुड ऑर्गेनिजम्स है वो ट्रैवल करके जहाँ पे ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको वहाँ पे मार देते हैं और उसकी वजह से हमारा जो डिजीज है वो धीरे 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 खत्म होता जाता है और हमारी हालत वापस रिस्टोर हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, कि जो ऐसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को किल करता है या तो उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आता है वैक्सीन। तो ये कोरोना काल के अंदर आप सब न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हो, न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि वैक्सीन कब इसकी इजाद होगी, कब इसकी डिस्कवरी होगी वैक्सीन की। हम सभी राह देख रहे हैं, इंशाल्लाह वैक्सीन मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि कई सारी जानें इससे बच जाएंगी। तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए कि सर एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू। तो वैक्सीन जो है, खास करके कोरोना है, वो एक वायरस है। इट इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज नॉट अ प्रोटोजोआ, बट इट इज अ वायरस। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं तो उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स है। लेकिन अगर कोई वायरस एक्टिवेटेड है हमारे शरीर के अंदर, विच इज वन फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमको बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए वैक्सीन चाहिए। जैसे कैसे पोलियो वैक्सीनेशन होता है, शीतड़ा जो रोग बहुत पहले के समय में आया हुआ था, उसको खत्म करने के लिए आज भी छोटे बच्चों को उसकी वैक्सीन दी जाती है। तो ये वैक्सीनेशन की ड्राइव है, किसके लिए अरेंज की जाती है? टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट अवर ओल्ड एज पीपल अगेंस्ट द डिसीज। So when a disease carrying microbe enters our body,
इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट माइक्रोब। तो वैक्सीन क्या काम करती है कि अगर जब भी कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि जो नुकसान करने वाला है, हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर ऐसी रचना है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, यानी कि उस वायरस के सामने विथस्टैंड करने के लिए, उसके सामने लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इन दिस वे वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज कोजिंग माइक्रोब। और ये माइक्रोब जो है, गुड माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर, जिसे एंटीबॉडीज के नाम से जाना जाता है, वो हमारे शरीर को इस वायरस के सामने प्रोटेक्ट करती है। तो इन द सेम वे द वैक्सीन विल वर्क। अगर हमें बुखार आ जाए, तो बुखार अगर चढ़ता जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाए, तो इसका मतलब ये है कि अवर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज। हमारा शरीर जो है वो 24/7 हर एक डिजीज के, यानी कि माइक्रोब्स के साथ कांटेक्ट में रहता है, लेकिन हर बार हम रोज बीमार नहीं रहते। क्यों? बिकॉज अवर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज विच विल फाइट विद द डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स। तो अगर जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे अंदर की जो एंटीबॉडीज है वो एक्सटर्नल वायरस के सामने बेहाल हो जाए, मतलब उसके सामने ना लड़ सके, उसकी कैपेसिटी ना हो, तभी वैक्सीनेशन दिया जाता है, तभी वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन क्या करती है? इट इज अ एडिशनल और एक्सटर्नल एंटीबॉडीज विच विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स। सो दैट दिस इज हाउ अ वैक्सीन विल वर्क। ओके, उसके बाद है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए डाइकोट प्लांट, यानी कि पल्सिस के प्लांट ऐसे ऐसे कुछ होते हैं। पल्सिस यानी कि कठोर जो हम खाते हैं ना, डाइकोट होते हैं, मतलब उसके दो भाग, द्विबीज जिसे कहा जाता है, जिसके दो भाग हो सके। तो उसके अंदर ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है। फिक्सेशन करना मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसे सॉइल के अंदर डिसॉल्व करना। दिस इज हाउ इट वर्क। ठीक है, और सॉइल को नाइट्रोजन से एनरिच करना, ये उसका बेसिक काम होता है। सो इन दिस वे सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सो दैट्स इट स्टूडेंट, आज यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के अगले सेक्शन, अभी तक हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखी कि जो हमको मदद करते हो, उसके बाद हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमको नुकसानकारक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।